दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में लाए हैं एक बार फिर से क्लास 9th हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। समय 3 घंटे है, पूर्णांक 70 है। 70 नंबर का ये पेपर आरटी कोड है। आपका कोड चाहे जो भी हो, यही प्रश्न सभी पेपर में लगभग आते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इसी आधार पर, इसी बेस पर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ और बा दो खंड है। आ में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न ओएमआर शीट वाले और 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होंगे। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? रसखान की रचना कौन सी है? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। इससे पहले भी हम कई सारे पेपर सॉल्व करा चुके हैं। वही सारे प्रश्न लगभग ये हैं, तो आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। रही बात इस पेपर के सॉल्यूशन की, तो इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी इसका बनाया जाएगा। भक्ति भावना किस काल की प्रमुख विशेषता थी? भक्ति काल की। इसमें हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या प्रिय प्रवास? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? बीसलदेव रासो, अखरावट, पृथ्वीराज रासो या फिर संदेश रासक? तो यहां पर कौन सी नहीं है? अखरावट या पद्मावत। अखरावट और पद्मावत यहां पर भक्ति काल, आदिकाल की रचना नहीं है, भक्ति काल की रचना है। आदिकाल की समयावधि बता देंगे आप। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या हमीर रासो, ये बताना है। ईख का तत्सम क्या है? इच्छु हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। पत्र का तद्भव बताओ। पत्र का तद्भव बताओ, पत्ता बता दिया। अवनति का विलोम शब्द है, शब्द क्या है? उन्नति हो जाएगा। मति का समस्त पद कौन सा है? बुद्धिनुसार, मतानुसार, मर्यादानुसार या ये सभी? कर्म क्षेत्र का समास विग्रह क्या है? कठिन श्रम, कठोर परिश्रम, कर्म के लिए क्षेत्र या कर्मशील व्यक्ति। इसके बाद परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं? यहां पर आपको बताना है। अमीर, गरीब, राजा, रंक युग्मों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर योजक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह कौन से हैं? कौन चिन्ह क्या कहलाते हैं? धातु चिन्ह, विराम चिन्ह, शब्द चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे। 20 नंबर ओएमआर शीट के ये प्रश्न रहे। आप इनको अच्छे से देखकर समझकर चलो, सॉल्व करके जाओ, आपको ये हेल्प करेंगे। यही सारे प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखने वाले प्रश्न जो आप कॉपी पर लिखेंगे, इसमें वर्णात्मक प्रश्न में क्या करना है कि गद्यांश को आप ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे और इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी ही चतुराई के साथ देंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद छोटेपन का आभास, यानी प्रश्न ही पूछे गए हैं, संदर्भ भी नहीं पूछा गया है, तो आप इन प्रश्नों को कैसे निकालेंगे? इस पैसेज को अगर आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यहां से आपके सारे आंसर निकल आएंगे। ये काम आपको किसी एक गद्यांश में करना है। यहां पर एक ये दूसरा गद्यांश दिया है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई एक करना है क्योंकि बीच में अथवा का चिन्ह लगा हुआ है। इसमें संदर्भ पूछा गया है, पाठ का नाम और लेखक का नाम आप बताएंगे। इसके बाद पद्यांश में भी आपको यही काम करना है कि कोई एक पद्यांश सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो और उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या करना है कि इस पद्यांश में गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं? कुपही में यह मांग परी है से कवि का क्या मतलब है? गोपियां उद्धव से ज्ञान का उपदेश ले जाने के लिए क्यों कह रही हैं? तो ये आप कर सकते हैं आराम के साथ। इसके बाद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किसी एक संस्कृत गद्यांश का, चाहे आप ये वाला का वाला करो या फिर आप खा वाला करो, कोई एक गद्यांश आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में।
उस गद्यांश का संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे कि इस चैप्टर या इस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे और फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक ट्रिक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से 2-3 बार पढ़ोगे तो आप उसका अनुवाद कर ले जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर यही काम आपको संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक के साथ करना है। किसी एक श्लोक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। यहां पर दीपदान एकांकी का आ गया, आप दीपदान एकांकी का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। किसका आप लिख सकते हैं जीवन परिचय? काका कालेलकर, श्री राम शर्मा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी में से किसी एक का लिख सकते हैं। काका कालेलकर, श्री राम शर्मा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का किसी एक का लिखेंगे और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखेंगे। कवि में भी आप ये करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख आप करेंगे। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक आप लिखेंगे जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये जो ऊपर 2 श्लोक दिए हैं इनको आप नहीं छाप सकते, आपको अलग से एक श्लोक याद करना होगा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखते हैं यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर आप संस्कृत में देंगे, ठीक है। राम कस्य विद्या निपुण असीत, राम किस विद्या में निपुण थे। इसके बाद मनुष्य कस्य अनुष्ठानेन अभीष्ट फल लभते, धर्मदास से दरिद्र। तो इन किन्हीं 2 प्रश्नों का आप उत्तर संस्कृत में देंगे। इसके बाद मुहावरों का अर्थ प्रयोग आप करेंगे, एक का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग करना है। दिन में तारे नजर आना, नानी याद आना, इधर कुआं उधर खाई और ऊंट के मुंह में जीरा। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है, अनुशासन से मनुष्य प्रिय हो जाता है। 2 वाक्यों का आप अनुवाद करेंगे। अनुशासन से मनुष्य प्रिय हो जाता है। इसके बाद दूसरा वाक्य है कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। 2 लड़कियों ने पर्याप्त श्रम किया, शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा, दान से कीर्ति बढ़ती है। तो किन्हीं 2 सेंटेंसेस जो आपको सबसे अच्छे से आते हो आप उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद प्रधानाचार्य जी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए और उसमें अपने घर की स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए। फीस माफ के लिए जो प्रार्थना पत्र होता है आपको वो लिखना है। इसमें आपको बताना है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके चलते आप फीस भरने में असमर्थ हैं, इसलिए कृपया फीस माफ करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। तो ये पूरे फॉर्मेट में सही से विधि विधान के साथ आप इसको लिखेंगे और आपका ये प्रार्थना पत्र तैयार हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप फीस माफ करने के लिए प्रार्थनाचार्य छात्रवृत्ति के लिए, माफ कीजिए जो पहला था वो छात्रवृत्ति के लिए था, वजीफे के लिए था, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए था। दूसरा है फीस माफी के लिए। फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेंगे। इसमें आप अपनी घर की स्थिति और बताएंगे कि आप फीस भरने में असमर्थ हैं। इसमें क्या करेंगे कि आपको बताना है कि आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है और आपके स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए, जबकि आप एक पढ़ने में मेधावी विद्यार्थी हैं, इसलिए आपकी फीस माफ करने की कृपा की जाए, महान दया होगी। तो ये दोनों आप में से कोई एक करेंगे, या तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र या फिर फीस माफ के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। आप अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्मेट पूरा इसी आधार पर आते हैं क्लास 9th के पेपर। अगर आप इसको सॉल्व करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप अच्छी तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व करोगे। गद्यांश पद्यांश में कुछ करना नहीं होता, केवल अगर संदर्भ याद है तो आप अर्थ वहीं से निकाल सकते हो और अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बात रही जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय आप लेखक और कवियों का याद करते हो, 2-2 लोगों का आप याद कर लोगे, 2-2 रचनाएं याद कर लोगे, आपका काम जीवन परिचय में बन जाता है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की, तो किसी भी क्वेश्चन बैंक में, किसी भी बुक में पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं जो कि हमें OMR शीट पर करने को मिलेंगे 20 प्रश्न। इन प्रश्नों को अगर आप 2 से
400 क्वेश्चन हल कर लेते हो तो 20 में 20 नंबर आप आसानी के साथ ले आओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारे प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। सो इसको सॉल्व जरूर करना, इसका सॉल्यूशन हम भी आपको देंगे। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना ताकि और भी लोगों की मदद हो। जय हिंद, जय भारत।